Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. This is Polity first test of Vision IAS and we will discuss second part of this test which will start from question number 22 और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे परख पोर्टल के बारे में। एक प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा गया है परख पोर्टल क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट एक तरीके से की तरह काम करता है जो परख पोर्टल है ये, और इसका काम यही है कि असेसमेंट करेगा और इसके अलावा जो स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर है इनकी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स है, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जो स्कूल्स हैं यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का असेसमेंट करेगा, स्टूडेंट प्लस टीचर। ठीक है, इनका असेसमेंट किया जाएगा इसमें। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है कि ये AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग टीचर्स टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं, वो अलग है। ये AICTE है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसने इसको जारी किया है और ये आपकी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है आपकी, ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। और ये नेशनल लेवल पे एक अपेक्स बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, सर्वे वगैरह इसको करना है टेक्निकल एजुकेशन में या फिर डेवलपमेंट को प्रमोट करना हो तो वो सब काम डेवलपमेंट में प्रमोट करने के वगैरह के ये सब काम AICTE के होते हैं। और इसमें आप देखिए कि ऑप्शंस आपको इससे स्टेटमेंट आपको पता चलेंगे। इट विल कंडक्ट असेसमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट टीचर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और सेकेंड इज कि इट इज़ लॉन्च्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन AICTE, तो ये आप याद रखें। और AICTE जो बॉडी है इसका भी याद रखें, एक स्टैच्यूट बनाई गई थी तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। बहुत ऑप्शन इसको राइट कर लें। 23rd क्वेश्चन रीड कीजिए आप। एक कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को जिसमें आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के बारे में दिया हुआ है कि इंडियन कंटेक्स्ट में इसमें अपन क्या देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियन लिबरलिज्म गिवन प्राइमेसी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर द राइट्स ऑफ कम्युनिटी। पहले तो ये देखना है कि क्या कम्युनिटी से बढ़कर इंडिविजुअल को इंडिविजुअल जो कम्युनिटी राइट्स हैं, जो लिबरलिज्म जो है एक तरीके से राइट्स की वो जो प्राइमेसी जो दी गई है वो किस में दी गई है। तो वेस्ट में बात करेंगे तो वेस्ट में इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस है कम्युनिटी से, लेकिन इंडिया में, ये वेस्ट की बात है, इंडिया में इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इंडिया में अपोजिट है, कम्युनिटी को ज़्यादा फोकस है। सेकेंड इज रिजर्वेशन फॉर SC ST कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। तो ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था ये सोशल जस्टिस की डिमांड थी, तो इसको आप जस्टिफाई कर लें सोशल जस्टिस से। ठीक है, तो सोशल जस्टिस बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए SC ST कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है ये एक इंडियन लिबरलिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो इसमें दोनों ऑप्शंस आपके फर्स्ट जो है इसको आप हटा लें, सेकंड ऑप्शन रह जाएगा। और ये पॉइंट आप नोट कर लें कि लिबरलिज्म का जो आइडिया है वेस्ट से ही आया है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, कम्युनिटी के राइट्स को ज़्यादा फोकस दिया जाता है कंपेरेटिवली इंडिविजुअल्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th is about NHRC. So there are three statements. First is issue of manual scavenging. Second is problem faced by notified and denotified tribes. तो इसमें कौन कौन से इश्यूज़ को NHRC जांच कर सकता है, चेक कर सकता है, वो देखिए। और थर्ड है इशू रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ है आपका। अब इसमें देखिए जनरल आपको जो लग रहा है कि जनरल स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग इसके लिए एक्ट भी आ चुका है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए NHRC काम कर सकता है। आपके नोटिफाइड एंड डी नोटिफाइड जो DNT ट्राइब्स जो है, नोटिफाइड ट्राइब और DNT ट्राइब्स इनके लिए है। इसके अलावा आपका बॉन्डेड लेबर जो है, बॉन्डेड लेबर के लिए ये उसके अबॉलिशन के लिए काम कर सकता है। इसके अलावा आपका राइट टू फूड है, पेंडेमिक के टाइम पे इसकी एक रिपोर्ट भी आई थी राइट टू फूड को लेके, ये पेंडेमिक में कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, हंगर और पॉवर्टी कितना बड़ा है। इसके अलावा आपके जो चाइल्ड के राइट्स होते हैं, चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए भी ये वर्क करता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वुमन की ट्रैफिकिंग है एंड चिल्ड्रन की है, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मैंने आपको बताया। इसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट जो है, ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजंस इसमें होते हैं। राइट टू हेल्थ है, डिसेबल्ड पर्सन वगैरह है, HIV एड्स के जो अफेक्टेड जो पर्सन है उनके राइट्स के लिए बात उठाता है। और बहुत सारी काम है डिनोटिफाइड ट्राइब वगैरह के लिए। ऐसे आप NHRC की जनरल स्टेटमेंट आता है तो वहाँ देख लें। एक राइट जो है ना, राइट टू हेल्थ है, और ये चाइल्ड राइट्स है, राइट टू फूड है, ये अलग से आप नोट कर लें तो बेनिफिशियल रहेगा पॉइंट नोट करने के लिए।
एंड वी मूव अहेड ऑन क्वेश्चन 25th, दैट इज़ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022 के जो ट्रेंड्स हैं इसमें किसको कौन पब्लिश करता है। तो एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट है ILO से, आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ILO है, यहाँ पे MOSPI जो है वो मिनिस्ट्री निकालती है, यहाँ लेबर ब्यूरो है वो ऐसे डेटा वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लें। पेंडेमिक की टाइम पे काफ़ी सारा चेंजेस जो हुआ उनको सब यहाँ पे ट्रेंड्स के फॉर्म में यहाँ पे रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था। तो ये रिपोर्ट का आप नाम लिख लें अलग से। 26th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन। इससे रिलेटेड कंसिडर करना है कि कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 324। फर्स्ट तो ये है। सेकंड ऑप्शन इज कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो होगा एक्सरसाइज करेगा वीटो पावर ओवर द मैटर्स डिस्कस्ड इन इलेक्शन कमीशन। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड स्टेटमेंट इज CEC डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये देखिए कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने के साथ में आपको ये मालूम चल जाना चाहिए कि अब यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है। और इससे रिलेटेड आपका सेकंड स्टेटमेंट ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है एक्सरसाइज करेगा वीटो पावर ओवर द मैटर्स डिस्कस्ड इन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वीटो नहीं, यहाँ पे मेजोरिटी चलती है तो उसमें इनके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखें आप, क्योंकि अभी 3 मेंबर बॉडी है तो वहाँ पे मेजोरिटी से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसको आप काट के वीटो काट के मेजोरिटी कर लें। और जो फर्स्ट है आपका कि कंडीशन और सर्विस टेन्योर ऑफ ऑफिस जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं, रीजनल कमिश्नर हो उसकी जगह, वो सब डिटरमाइन होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो टेन्योर कितना होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, ये सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। 324 आर्टिकल जो है उसमें से इतना दिया हुआ है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे उनकी सुपरिटेंडेंस करेगा ये। इसके अलावा डायरेक्शन का काम होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है कंट्रोल कर सकता है इलेक्शंस को। कंट्रोल जो होगा इलेक्शन के मैकेनिज्म का, ये करने का काम आपके, चाहे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, चाहे आपके लोकसभा वगैरह ऐसे के इलेक्शन हो, मतलब सेंट्रल स्टेट की जो इलेक्शंस हैं उनको ये कंडक्ट करवाएगा। तो सुपरिटेंडेंस, इसके बाद में आपका कंट्रोल वगैरह है, ये सब काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। तो 324 में ये चीज़ लिखी हुई है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस और टेन्योर वगैरह प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप थर्ड स्टेटमेंट्स का राइट लगा लें। और क्वेश्चन चलते हैं 27th पे। तो 27th क्वेश्चन आप रीड कीजिए। ठीक है, कि प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ, मार्शल रूल जो है इसमें पूछा गया कि किस में स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैव एन इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। ये देखिए आप, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन सिटीजन्स के प्रेसिडेंट रूल में अबॉलिश मतलब एब्रोगेट नहीं होते, इमरजेंसी में मार्शल लॉ के टाइम पे हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ से इसको क्लियर कर लें और इसको एक बार फिर से देख लें कि इसके क्वेश्चंस क्या होंगे। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, तो इसको फिर से आप देख लें, इसको नोट कर लें एक बार। सो द 28th क्वेश्चन इज अबाउट DPSP और हेयर वी विल सी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें DPSP में चेंज की गई। ठीक है, अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अदर DPSP में कौन कौन से चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट थे उनके थ्रू। तो एक तो 42nd CAA था, इसके थ्रू चेंज हुए। इसके अलावा 44th था जो इसके 2 साल बाद में आया 1978 में। 44th के अलावा 97th जिसमें 2011 में आपका शायद कोऑपरेटिव जोड़ी गई। एंड देन 86th, इससे पहले था 86th अमेंडमेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड था, तो ये आपका 2002 में था। ठीक है, अब स्टेटमेंट इज कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब हेल्दी डेवलपमेंट वाला था, न्यूट्रिशन वाला जो था जो क्लॉज था उसमें आप ये देख, एक तो ये था, इस साथ में प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये आपका 39A था, फ्री लीगल जस्टिस, फ्री आपका जस्टिस एंड फ्री लीगल एड वाला जो पुअर के लिए था ये था। इस साथ में ये आपका 39 में इसकी लैंग्वेज चेंज की गई थी, सॉरी, अपॉर्चुनिटीज़ हेल्दी डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रन के लिए 39 में ऐड किया गया था। इनइक्वलिटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए आपका आर्टिकल जोड़ा गया था 38 में था शायद, जिसमें 44 जो अमेंडमेंट था उसमें जोड़ा गया था कि इनइक्वलिटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोविज़न करेगी। तो 38 में इनइक्वलिटीज़ के बारे में मेंशन है।
तो इनइक्वलिटी कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले सकती है, स्टेट जो है स्टेप्स ले सकता है। तो इनइक्वलिटीज 38 सेकंड में होगा। और प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो इसके लिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ प्रोविजन नहीं थे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके जो है, फर्स्ट सेकंड, इसके अलावा ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया राइट आपका, सेकंड हो गया जिसमें था। ये जो 38 जो इनइक्वलिटीज़ को कम करने के लिए 38 था, ये 44th में था। ठीक है, तो 42nd में नहीं था। तो 42nd में फर्स्ट था कि अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रन के लिए। दूसरा 39A को जोड़ा गया कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड होगा। इसके अलावा जो 43A जो जोड़ा गया, मैनेजमेंट में वर्कर्स का रोल होगा किसी इंडस्ट्री के में, ये भी उसी में जोड़ा गया था। इसके अलावा और आपका 48A जो था कि इम्प्रूवमेंट किया जाएगा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें थी। तो वो 48A, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 39A, 39A, 39, 43A और 48A, ये 4 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस है, यहाँ से फिर 5 का डिफरेंस है। तो ये 42nd अमेंडमेंट में आए थे। और 44th आपके अमेंडमेंट में मेनली चीज़ था आपका 38A, जिसमें आपका स्टेट स्ट्राइव करेगा मिनिमाइज करने के लिए इनइक्वलिटीज़ को, चाहे वो इनकम में हो और इनइक्वलिटीज़ आपके स्टेटस की हो, फैसिलिटी की हो या अपॉर्चुनिटीज़ की हो। तो इसमें आप पॉइंट लिख लीजिए, चाहे इनकम की इनइक्वलिटीज़ हो, इनकम की हो, चाहे स्टेटस की हो, इसके अलावा फैसिलिटीज़ की हो या अपॉर्चुनिटीज़ की हो, इन सब को एलिमिनेट करने के लिए स्टेट स्टेप्स ले सकता है। 38 सेकंड में इसको ऐड किया गया। 97th आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 आपका 11 में आया, और वो आपका 43B को ऐड किया गया 97th में। और इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाया गया, ये भी याद रखें। ऐसे प्रोविजंस को आप प्रिपेयर कर लें तो वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। 29th क्वेश्चन है अपना प्रेसिडेंट की प्लेजर के बारे में कि कौन से में प्लेजर नहीं चलती है। ठीक है, तो अटर्नी जनरल है, तो हु अमंग द फॉलोइंग डो नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, उसमें एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कहते हैं कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो यूज होती है, प्रेसिडेंट की जो प्लेजर है उसके अकॉर्डिंग ही वो पोस्ट हेल्ड हो सकती है, वो है आपके अटॉर्नी जनरल की। इसके अलावा कैग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल चारों, लेकिन इसमें कैग जो है ये इसका मैकेनिज्म वही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज को हटा सकते हैं। मेंबर ऑफ यूपीएससी, इसके लिए भी प्रोसीजर वहाँ पे एस्टेब्लिश है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट इसकी स्क्रूटनी करेगा तब पता चलेगा। और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी तरह ही इनका रिमूवल होता है। तो ये इसका सिर्फ अटॉर्नी जनरल जो है ये प्लेजर और प्रेसिडेंट यहाँ पे वर्क करती है। तो इसमें पूछा किस पे नहीं करती है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ आप स्टेटमेंट देख लें, उन पे इसकी प्रेसिडेंट की प्लेजर वर्क नहीं करती है, उसको रिमूवल में। 30th क्वेश्चन इज कि पद्म अवार्ड के बारे में है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो आप पद्म अवार्ड जो है, ठीक है। इसके अलावा आपके तीनों पद्म अवार्ड है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ठीक है, इनको प्रिपेयर कर ले, दोबारा तो शायद ऐसा कोई चांस नहीं है कि दोबारा ये पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन आप एक स्टेटमेंट जरूर याद रखना कि आर्टिकल 18 में आपका जो अवार्ड, जो मिलिट्री के अवार्ड्स जो होते हैं प्लस आपके एकेडमिक, ठीक है, इसमें जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, इसमें जो आपको कह सकते हैं कि पदवी वगैरह जो दी जाती हैं वो यहाँ पे चल सकती है, इसके अलावा कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। और आर्टिकल 18 में पद्म अवार्ड जो है ये इंक्लूड नहीं है, ये याद रखना। आर्टिकल 18 की क्लॉज 4 है, 1 2 3 4, उनको आप गूगल सर्च कर लें तो वहाँ से आप उनको एक बार नोट्स बना लेना, ताकि आपको हेल्प हो जाएगा और ये क्वेश्चन को आप वहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये यूपीएससी पहले कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात है कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें किस किस कंट्री से ली है। या आपकी आपने एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने देखने को मिला होगा कि फंडामेंटल राइट हमने आपने ली है यूएस से, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा इसमें थर्ड ऑप्शन बचेगा, थर्ड और सही है, सेकंड सही है। अब सेकंड देख ले, सेकंड राइट है नहीं है, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, तो ये आपका सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। 2 और 3 कैबिनेट फॉर्म हमने ब्रिटेन से ही लिया है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ले रखी हैं वो आप जरूर तैयार कर लें। इमरजेंसी पावर्स कहाँ से हमने लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है ये हमने कहाँ से लिया है,
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हमने शायद आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फाइनेंस कमीशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऐसे बहुत सारे जो फेडरलिज्म है ये हमने कनाडा से लिया है। तो ये टर्म्स को आप एक बार नोट कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से ली हैं। और जो आपका कह सकते हैं कि मेन जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो थे वहीं से चल रहे हैं। और इसके बारे में काफ़ी डिबेट भी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो वो चीज़ें देख लें आप। और इसके अलावा फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये ली गई आपकी रशिया से। तो इनको आप रिवाइज कर लें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ें हमने बोरो की है, तो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो हेल्प करेंगे। 32nd क्वेश्चन पे चले। 32nd क्वेश्चन आपका कि विद रेफरेंस टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये पॉइंट आपको देखने हैं। और ये देखिए आप ये पॉइंट में आपको एलिमिनेट करने का यहाँ पे भी मौका एक से मिल सकता है, थर्ड ऑप्शन से। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस टू पंचायत थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस एक तो ये दिया हुआ है। थर्ड आपका अगला है कि द फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ पंचायत सीट्स इज वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेकंड ऑप्शन ये है स्टेटमेंट। थर्ड है आपका कि स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट करेगा इसकी एनुअल रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और गवर्नर को। थर्ड स्टेटमेंट ये है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो आप देखिए कि ऐसा कोई क्लियर कट प्रोविजन नहीं है अभी कि रिपोर्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन किसको देगा, लेकिन ये एक रिकमेंडेशन है NCRWC, नेशनल कमेटी फॉर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को देखने के लिए जो होती है एस्टेब्लिश, उसकी रिकमेंडेशन है कि ऐसा होना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करे एनुअली, और ये आपके गवर्नर को भी जानी चाहिए स्टेट के, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी ये रिपोर्ट जानी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन है, इस पर आप स्टार लगा लें। अभी ये प्रोविजन नहीं है करंट में। बाकी और ऑप्शन आपका देखिए, द फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, रोटेशन पंचायत, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही काम है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका जो कंडक्ट कराएगा इलेक्शन पंचायत के लिए वो आपका 73rd में, और यदि सिटीज़ के लिए कराएगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए करवाएगा तो वो 74th में। तो ये भी आपका एक जनरल स्टेटमेंट है जो आपको अच्छे से ये चीज़ें आती होंगी। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को आप नोट कर लें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करेगा। 33 क्वेश्चन है आपका वही कमीशंस बॉडीज़ के बारे में है। और इसके आप ऑप्शन देखिए क्या क्या हो सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है ये किसके अंदर आता है, तो ये आपका नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी अफेयर्स की अलग से मिनिस्ट्री चलती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमन है, ये आपका मिनिस्ट्री जो WCD है, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है। ये तो आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर जो ST है, तो ST के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वर्क करता है, तो ये भी आपका राइट है। इनके लिए अलग से ये कमीशन बने हुए, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर वुमन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इंपावरमेंट लग सकता है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दें तो आपके सेकंड और थर्ड आपके ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो राइट बचेंगे, और ऑप्शन आपका C रहेगा इसका राइट। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 इज विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन के बारे में चीज़ें हैं कि ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, या फिर ये मेंबर इसके होल्ड करेंगे 65 ईयर्स का टेन्योर, या फिर इसके अलावा आपकी चीज़ें जो हैं मेंबर्स जो हैं एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो इसमें देखिए चीज़ें आपकी कैसे कैसे हैं। क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी का मतलब ये है कि आर्टिकल 280 के अंदर लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट की पावर होगी फाइनेंस कमीशन के पास में। ठीक है, क्योंकि ये और ये प्रोसीजर बनाया गया था आपका सिविल प्रोसीजर 1908 जो था उसमें, कि ये समन कर सकता है या आपका इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस को, या कोई पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह जो होगा उसको रिक्वेजिट कर सकता है, मतलब उसको मंगा सकता है स्क्रूटनी के लिए। ठीक है। इसके साथ में ये इसकी जो पावर है सिविल कोर्ट की होने के साथ साथ में इसमें कुछ सेक्शन भी दिए हुए हैं CRPC के, वो भी इसको दिए गए हैं फाइनेंस कमीशन एक्ट के अंदर। तो आपका एक फाइनेंस कमीशन एक्ट भी है, ये भी आप याद रखें। फाइनेंस कमीशन एक्ट है, उसमें इसको कुछ पावर दी गई है, जैसे सेक्शन 480 482 CRPC प्रोवाइड करते हैं सिविल कोर्ट की पावर इसमें। इसके साथ में सेकंड ऑप्शन आपका है, सेकंड स्टेटमेंट आपका है कि जो मेंबर होल्ड करेगा अपनी सीट को वो आपका हो सकता है कि 5 और 65 ईयर्स है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, यह आपको अच्छे से मालूम है। एक चेयरमैन होता है और जो 4 मेंबर होते हैं, मतलब 5 टोटल 5 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर इसमें होते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये तब तक करेंगे जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, ठीक है। तो अब यदि बात होती है कि फाइनेंस कमिश्नर की, तब तो हम कह सकते थे 565 है, लेकिन जब मेंबर्स है ना, तो उनका आप याद रखिए कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और क्वेश्चन पूछा है द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर और टिल 65 ईयर्स। तो आपका फाइनेंस कमीशन तो कमिश्नर जो है उसकी तो आप अलग से बात कर सकते थे, लेकिन मेंबर्स की बात है तो 5 और 65 की नहीं है। प्रेसिडेंट ऑर्डर से डिसाइड करेगा कि कितना यहाँ पे होना चाहिए टाइम पीरियड इनकी पोस्ट को होल्ड करने के लिए। थर्ड है मेंबर आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो रीअपॉइंटमेंट तो हो सकता है, फाइनेंस कमिश्नर जो है वो दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, ये सिंपल है। तो आपको बस सेकंड स्टेटमेंट को हटा देना है, तो वहाँ से आप इसको कर लें। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 35 अबाउट एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह आरबीआई के बारे में चीज़ें देखी गई थी, ठीक है। तो इसको हम इकोनॉमी में करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो गया, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखना है, 36 क्वेश्चन आपका है कि इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स, ठीक है। अब पूछा है कि कौन कौन से रीजन इसके नहीं हो सकते, ये चीज़ देखना है। अब इसमें स्टेटमेंट आप फिर से रीड कर लीजिए, इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखिए कि कौन सा रॉन्ग हो सकता है, मतलब कौन सा राइट नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए आप कि जुडिशरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस हैव सोन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा होता ही है। बेसिक आपका जो फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को सूट करता है, अपनी कंट्री को सूट करता है, क्योंकि ये चीज़ें पहले से अडोप्टेड थी, पहले से अडेप्ट हो चुके थे लोग जो ब्रिटिश टाइप के जो वर्किंग थी गवर्नमेंट की। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो काफ़ी सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के थे, उसको भी लोग अच्छे से जानते थे पहले। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, सी स्टेटमेंट आपका, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर सॉल्यूशन फॉर मैनी सिचुएशंस, तो ये भी आपका सही है। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सैक्रेड डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज, तो ये तो आपको बेसिक स्टेटमेंट हो गया कि ये चेंज तो हो सकता है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से देख लें 36 का। इसके अलावा आपका है 37 क्वेश्चन, देखिए 37 क्वेश्चन इज अबाउट कि कौन एलिजिबल नहीं है फर्दर ऑफिस होल्ड करने के लिए सेंटर में, स्टेट में आफ्टर दे सीज टू होल्ड देयर रेस्पेक्टिव ऑफिस। अब फर्स्ट आपका कैग है कि क्या कैग दोबारा से अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए। इसके अलावा सेकंड है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि क्या अटॉर्नी जनरल जो है एलिजिबल है या नहीं है। अब आपसे पूछा नॉट एलिजिबल, तो नॉट एलिजिबल आपको बताना है कौन हो सकता है। तो कैग है उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से ये अकाउंट की स्क्रूट नहीं करता, अकाउंट मेंटेन करता है एक्चुअली सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के, ठीक है। तो थोड़ी काफ़ी ये बल्कि पोस्ट है, तो इसकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। अगला है अटॉर्नी जनरल, तो ये तो कर सकता है, जब अटॉर्नी जनरल को पावर होती है कि वो प्राइवेट कह सकते हैं प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ की, तो रीअपॉइंट भी उनका हो सकता है। मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है, यदि चेयरमैन होता तो नहीं कर सकते, लेकिन मेंबर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, तो ये भी नहीं हो सकते, और कैग भी नहीं हो सकता, अटॉर्नी जनरल जो है ये हो सकता है। तो इसके अलावा आप देखिए मतलब मेंबर हो सकते हैं, ये ध्यान रखें, चेयरमैन होता तो नहीं होते। तो सेकंड और थर्ड को छोड़ते हैं, फर्स्ट जो है आपका स्टेटमेंट उसको देख लें, ऑप्शन बी में है। तो 37 को इस तरह से आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। क्वेश्चन 38 देखें फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 38 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में दिया गया है, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है NCST। तीनों स्टेटमेंट देख लें और इसके आंसर लगाने की कोशिश करें कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट आपका सजेस्ट करना मेजर्स टू बी टेकन और कन्फरिंग ऑनरशिप राइट्स इन रेस्पेक्ट माइनर MFE जो होते हैं टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज, तो ये तो एक कॉमन हो गया पॉइंट जो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये हमारा ऐसा होता है। इसके साथ में टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट यदि आई है डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स के बारे में या एसटीज को सेफ गार्ड करने के बारे में, तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपका जो पैसा एक्ट था ना, तो उसमें कुछ मेजर सजेस्ट कर सकता है ताकि पैसा एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, तो ये भी आप बेसिक पॉइंट है इसके, तो वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा और क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं कि इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है 338A, जिसमें आपका एस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें नोट कर ले 338A, तो वहाँ से आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देन we move ahead with question 39, which of the following are envisaged
एज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आप आर्टिकल्स रिवाइज करें, आर्टिकल 23 एंड 24। तो ये आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन में 23rd में आपके बारे में क्या दे रखा है इसमें, तो 23rd में आपका देखिए एक्सप्लोइटेशन में आपका दे रखा है ह्यूमन बीइंग की यदि ट्रैफिकिंग है वो है। इसके अलावा बेगार है, बेगार मतलब आपका फोर्स लेबर जो होता है। इसके अलावा ऐसे कोई अदर फोर्स लेबर जो है ना वो सब आपके 23 में आते हैं। ठीक है, तो अब याद रखें ह्यूमन बीइंग में ट्रैफिकिंग, बेगार और आपका फोर्स लेबर जो है ये 23 में आते हैं। 24th आर्टिकल जो है उसमें आपका क्या आएगा कि इसमें चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स जो है ना इसका जो फैक्ट्री में वर्क जो है इसको बंद किया गया है। फैक्ट्री हुई या माइन हुई या फिर कोई अदर हैजार्डस आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है या रेलवे में है, वहाँ पे इनको रोका गया है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसको आप छोड़ दें। 2 और 3 आपको ऑप्शन देख लें। और प्रोहिबिशन ट्रैफिक हो गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और लेकिन एज है यहाँ पे 14 ईयर्स, तो ये आप याद रखें। और 40th क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47। तो 47 का इंडिपेंडेंस एक्ट को आप अलग से नोट कर लें, क्योंकि 35 1919 और 1909 ये एक्ट तो आपने पढ़ रखे हैं। 1947 के कुछ प्रोविजंस को देख लें कि इट प्रोवाइड्स दैट इंडिया कैन ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट है। सेकंड ये है कि इट अबॉलिस्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया। थर्ड इज कि जो एक्ट है दो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट, इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश पैरामाउंसी जो थी वो खत्म हो गई थी, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको आगे चलने दिया गया, तो इसको आप हटा दें। इसके साथ में इसने पूछा गया कि इसने एबोलिश कर दिया कि वायसराय उसकी जो गवर्नर जनरल की पोस्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि गवर्नर जनरल की यहाँ पे पोस्ट थी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे वायसराय था, उसको हटाया गया, उसको अबोलिश किया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से हटा दें। आपका बचा फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट स्टेटमेंट बचा, तो इसको आप नोट कर लें। और ये आप याद रखें कि इस एक्ट ने अबोलिश किया था वायसराय के ऑफिस को, और ईच डोमिनियन के लिए इसने एक गवर्नर जनरल तो प्रोवाइड किया था। तो ये चीज़ आप याद रखें, जिसको बाद में प्रेसिडेंट चेंज कर दिया गया उसका नाम। और आगे चलें, ये जरूर याद रखें आप, लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ। ये वर्ड आप जरूर याद रखें। ठीक है, इसको भी चेंज करने की पावर दे दी थी कि जो ये एक्ट जो है ये एम्पावर करेगा असेंबली को एब्रोगेट करने के लिए, कोई भी नया लॉ बनाने के लिए, ब्रिटेन को रोकने के लिए कि कोई भी इंडिया के बारे में वो आगे से वो कानून नहीं बनाएगी। 41st question is, if any foreign territory becomes a part of India, then the power to specify that the people of a foreign territory shall be the citizen of India is vested with किसके साथ में, तो इसको कौन डिसाइड करेगा? ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, आप खुद ही बता सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, सॉरी हाँ, यूनियन जो गवर्नमेंट है ना, कानून जो बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट जो है वो आपके कानून बना सकती है, और इसके साथ में आपका जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि फॉरेन टेरिटरी यदि पार्ट बन गया है, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कोई आदमी यहाँ के सिटीजन बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए आपका एक ऑर्डर था, उसके बाद में एक एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट, याद रखें सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, उसमें मेंशन किया हुआ है सिटीजनशिप के बारे में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। इसके बाद में एक ऑर्डर आया था, ऑर्डर भी आप याद रखें, सिटीजनशिप ऑर्डर, वो शायद पुडुचेरी के बाद में आया था, पुडुचेरी को मिलाने के बाद में आया था, 1962 का कोई ऑर्डर था, वो याद रखें। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उसके पास ये पावर है कि जो फॉरेन टेरिटरी के पीपल हैं वो सिटीजन होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए एक्ट पहले से बना रखा है, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का। ये ऑप्शन याद रखें, अच्छे से याद रखें इसको, उसको आप गलती कर सकते हैं पार्लियामेंट की, यदि एक्ट होता ना उसके लिए एक्ट बनाने का प्रोविजन जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, जबकि डिसाइड जो करेगा ना उसको 41st क्वेश्चन के हिसाब से आप याद रखें, नो यूनियन गवर्नमेंट, इसको स्टार लगा लें और अपने जो नोट्स है उसमें ऐड कर लें इस चीज़ को। आगे क्वेश्चन है 42nd, और वो है आपका आर्टिकल 17 के बारे में, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। तो इसको आप ऑप्शन को रीड कीजिए कि आर्टिकल 17 में क्या क्या दिया गया है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के अबोलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी को और इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, साथ में अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17। क्या ऐसा है क्या? तो ये ध्यान रखना, अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है। ठीक है, डिफाइन नहीं किया गया, ये आप जरूर याद रखें। इसके साथ में ये अगेंस्ट स्टेट
इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट, ओनली नहीं करेंगे, स्टेट प्लस इंडिविजुअल के खिलाफ भी है। कोई इंडिविजुअल यदि ऐसा कुछ करता है, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस करता है, तो वो उसके अगेंस्ट भी ये राइट यूज़ हो सकता है। और इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये एक्ट जरूर याद रखें, कई बार काम आता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो आर्टिकल 17 में ये सारी चीज़ें दी हुई है कि इन्फोर्समेंट किसी भी इस वजह से अनटचेबिलिटी जैसी कंडीशंस को देखते हैं तो वो पनिशेबल होगा। ठीक है, और ये जो ऑफेंस है ये पनिशेबल होगा, और इसके लिए एक्ट बन गया आपका सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये जरूर याद रखें। सेकंड ऑप्शन को, सेकंड स्टेटमेंट हटा दें, और यहाँ से आपका थर्ड स्टेटमेंट हटा दें, फर्स्ट वाला और आपका फोर्थ। ये याद रखें, इन एनी फॉर्म, जो वर्ड नहीं एनी, ये जरूर याद रखें कि अनटचेबिलिटी का अब्यूज करता है, ऐसी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43rd है। 43rd क्वेश्चन डार्क जीनोम के बारे में है। डार्क जीनोम आपको मालूम होगा, न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि ये ऐसे कुछ डीएनए के रीजन होते हैं जहाँ पे वी हैव मिनिमल नॉलेज, जिसका हमें नॉलेज कम होता है और जिसका बायोलॉजिकल फंक्शन वो हमें मालूम नहीं होता, वो डार्क जीनोम होता है। जैसे डार्क रूम होता है, इस तरह से डार्क जीनोम होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। 44th क्वेश्चन इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन फ्रॉम एस सी एस टी एंड ओबीसी। और देखिए, एक वुमन का भी प्रोविजन होता है, वुमन का भी क्लॉज होता है, तो याद रखें। तो हाफ तो नहीं है, कुछ इसमें होगा स्ट्रेंथ, उसमें बात की होगी कि कितने मेंबर होने चाहिए उसमें, क्योंकि इसमें वुमन नहीं किया गया है, तो वो चीज़ याद रखें, ये हटा दें यहाँ से। और मेंबर ऑफ द SPSC कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, तो ऐसा है कि इसको हटाने का काम जो है, ओथ वगैरह जो है गवर्नर ही दिलाते हैं, लेकिन हटाने का काम गवर्नर का नहीं, प्रेसिडेंट का है। ये चीज़ आप याद रखिए, प्रेसिडेंट जो है वो इनको हटाएगा, कैन बी रिमूव्ड ओनली बाई प्रेसिडेंट। और वही ग्राउंड होगा सेम जैसे कि आपका यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को हटाया जाता है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लें आप। 45th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटीज एक्सेप्ट लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कौन कौन से इसमें थे। तो आपका धर कमेटी है, धर कमीशन है, जेवीपी कमेटी है, और फजल अली कमीशन है। तो इसमें से कौन कौन से आपको आते हैं ये देख लीजिए आप, कि इसमें से फजल अली कमीशन था, इसने ही लैंग्वेज बेस्ड दिया था। बाकी जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया थे, ये तो इसके अगेंस्ट ही थे। धर कमीशन जो था इसने भी इसको नेग्लेक्ट किया था। 46th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेयरपर्सन ऑफ द NHRC जो है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तो ये स्टेटमेंट है। अगला है आपका कि ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ NHRC एंड HSRC और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये चीज़ आप देख लें। अब यहाँ पे देखिए कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर होती है चेयरपर्सन NHRC और SHRC को हटाने की, तो ये तो आपका सही है। लेकिन जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, इनके अपॉइंटमेंट गवर्नर भी तो कर सकता है ना, तो ये चीज़ आप याद रखें। तो इसको यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट NHRC को अपॉइंट करता है, उसको आप गवर्नर कर सकता है। और इसके लिए एक्ट भी है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट PHR कर सकते हैं, PHRA 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, इसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया, और जो नेशनल लेवल पे था, और स्टेट वाला था वो स्टेट लेवल पे था, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, और इसके साथ में आप देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसकी ज़रूर याद रखें कि ये इंक्वायर करने का जो इसका दायरा है, वो यदि आपके स्टेट लिस्ट जो है, ठीक है, स्टेट लिस्ट जो है उसमें यदि कोई सब्जेक्ट आता है, मेंशन है वहाँ पे, या फिर कंकरेंट लिस्ट जो है, उनमें ये जांच कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। और इसके अलावा यदि NHRC उसमें स्क्रूटनी कर रहा है, पहले से जांच कर रहा है, तो वहाँ पे फिर जो स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको जांच करने की जरूरत वहाँ पे नहीं होती है। ये चीज़ जरूर याद रखें कि वहाँ पे इसका काम नहीं होगा। और अपॉइंटमेंट वगैरह आपको ये मालूम ही है, इनका शायद टेन्योर 3 साल या कुछ ऐसा है, वो आप जरूर देखना कितने ईयर का इसका अपॉइंटमेंट, इसका टेन्योर जो है। इसके अलावा 47th क्वेश्चन देखिए, 47th क्वेश्चन इज कि ए रिलीजियस डिनोमिनेशन must satisfy which of the following necessary condition in order to say the freedom of manage religious affairs under article 26। तो इसमें पॉइंट देखिए, बहुत सिमिलर से पॉइंट है, वो आपको देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए, एक तो उनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा उनका कोई डिस्टिंक्टिव नाम होना चाहिए, स्पेशल नेम होना चाहिए जिससे उनको पहचाना जा सके। इसके अलावा ये 2 पॉइंट हो गया। इसके अलावा आपको ये है कि यहाँ पे कुछ सिस्टम होना चाहिए बिलीफ्स का, ये वो किन चीज़ों में भरोसा करते हैं, तो बिलीफ सिस्टम उनका
डिफाइन होना चाहिए कि इन चीज़ों में इनकी, और जिसको हम डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन वगैरह जो है वो उनकी क्लियर होनी चाहिए कि ये किस किस चीज़ में इनके बिलीफ्स हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिस्टम ऑफ बिलीफ, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। एक ग्रुप विद ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका राइट होगा। इसके अलावा आपका कलेक्टिव डिस्टिंक्टिव नेम भी है, ग्रुप हैज़ ए रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इट्स ऑन। तो टेक्स्ट वगैरह की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपको बेसिक मालूम है। लीडर हु प्रीचेज ए डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन, तो लीडर वगैरह की जरूरत नहीं है, लोग नॉर्मली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आप राइट कर लें देन। और ये जो डेफिनेशन जो है ना, जो इस तरह से जो चीज़ें हैं, कंडीशन जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की है, ये आप याद रखना। इनके पास में कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए और बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ होने की जरूरत नहीं है। बिलीफ नेम और ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखें, BON, बिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और नेम। क्वेश्चन 48 पे चले। क्वेश्चन नंबर 48 इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। और यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म, ये चीज़ है। सेकंड आपका इनकरेज द पार्टिसिपेशन वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये है। सेकंड आपका टैक्स पे करना है। और इसके अलावा आपका कॉस्ट करना है, वोट को वोट देना है, तो ये भी नहीं है। टैक्स को देना, ये भी चीज़ नहीं है। और पार्टिसिपेशन वर्कर का मैनेजमेंट में हो, ये चीज़ आपका DPSP में आता है। तो फर्स्ट आपका साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म आपका डेवलप करने का, ये चीज़ आप याद रखें। पार्ट 4A है और आर्टिकल 51A है, आर्टिकल 51A, ये चीज़ आप याद रखें। और 49 क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट आगे। 49 क्वेश्चन आपका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में है। इसमें बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन बाई वेरियस कोर्ट जजमेंट, ठीक है। तब देखिए, सेक्युलर कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपका लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये चीज़ तो शायद नहीं होनी चाहिए। सोशलिस्ट स्टेट है। और इसके साथ में आपका प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, रीजनेबल होना चाहिए, तो ये आपका फोर्थ राइट है। और सोशलिस्ट नेचर के बारे में तो शायद मेंशन नहीं है, सोशलिस्ट तो नहीं है। सेक्युलर है, ये चीज़ आपको होना चाहिए क्लियर, सोशलिस्ट सेक्युलर है। डेमोक्रेटिक है, रूल ऑफ लॉ है, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, यदि तीनों दे रखे हो ना तो भी वहाँ पे हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर की बात वहाँ पे की गई है। इसके अलावा यूनिटी इंटीग्रिटी जो है इंडिया की, यूनिटी प्लस इंटीग्रिटी के बारे में मेंशन किया गया है। वेलफेयर स्टेट है इंडिया, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और जस्टिस के लिए एक्सेस जो है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। सोवनिटी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेचर जो है पॉलिटी का, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। सोशलिस्ट नेचर को आप काट दें यहाँ से ना, सोशलिस्ट स्टेट जो है ये नहीं है, ये स्टार लगा लें आप कि ये पॉइंट आए तो इसको छोड़ देना है। तो इसके ऑप्शन आपके 1 to 4 हो जाएंगे शायद। और 50 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन टू बोथ इंटरेस्ट ग्रुप एंड पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। तो एक होता है प्रेशर ग्रुप होता है, एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, ठीक। इनके थोड़े थोड़े सिमिलरिटीज होती हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी सिमिलरिटी है। तो यहाँ पे देखिए, बोथ अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट ऑफ इलेक्टोरल, ये तो आपका ऑप्शन राइट है। बोथ हैव ए लूज ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिसीजन मेकिंग इज इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो पीपल्स मूवमेंट है, ये तो शायद लूज ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसा आप समझते होंगे ना, मार्केट में आपकी जो को कहते हैं ना, वाणिज्य मंडल जो होते हैं, या फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनके एसोसिएशन होता है। तो उनका लूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, उनके इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन उनका थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। पीपल्स मूवमेंट जो है वो अचानक से होता है, ऑर्गेनाइजेशन का वो मजबूत नहीं होता है। बहुत आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। तो पीपल्स मूवमेंट है ना, इसमें तो मास पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट ग्रुप है ना, ये धीरे धीरे चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। ये 10 दिन पहले डिसाइड कर देते हैं कि आज बंद होगा, फिर 10 दिन बाद में, उस बंद के बाद में और डिसाइड कर देते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे। और कुछ ये पहले से प्रोग्राम करके चलते हैं, जबकि स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन आपका पीपल्स मूवमेंट में देखने को मिलता है। ये चीज़ आप याद रखें। और स्पॉन्टेनियस में आपके काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो आंदोलन एक्चुअली जो होते हैं ना, वो आपके होते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए मूवमेंट हुआ था, एंटी लीकर मूवमेंट हुआ था, वुमेंस मूवमेंट हुए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे काम चलते हैं, वो है। जबकि ये चीज़ आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखने। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। प्रिपरेशन करते रहिए। ये आपके फर्स्ट पॉलिटी का हाफ पेपर हो गया है, और इसके बाद में 50 क्वेश्चंस और बचे, उनको मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। और आप वैसे टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया,
सीताराम IAS_UPSC मैंने बताया, उसे आप ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। और PDF जो है सेकंड टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का, तब मैं उसको शेयर कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो PDF मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना उसको। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में।